हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका गोल्डन हिस्ट्री चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पिछली वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी हमारे सिक्के और भवन अवशेषों के रिलेटेड बात की थी। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि मूर्तिकला, चित्रकला और लिपियों के बारे में। दोस्तों, क्योंकि आपको पता है क्योंकि मूर्तिकला, चित्रकला और लिपियों के द्वारा भी हमारे तत्कालीन राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। चाहे वो मूर्तिकला का सबसे प्राचीन इतिहास हमें हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता के काल से देखने को मिलता है, लेकिन जो इसकी महत्वपूर्ण शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है, इसकी चर्चा अब हम करते हैं। चलिए, तो आपके सामने दिख रही है मूर्तिकला। मूर्तिकला बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत प्राचीन काल के अंदर मानी गई है वो मानी गई है कुषाण काल से। यानी कि कुषाण काल के समय में जो मूर्तिकला का विकास बहुत तेज़ी से होने लगा था, उसी समय से जो है मूर्तिकला का निर्माण शैली का टाइम माना जाता है। उसके बाद जो गुप्त उत्तर और गुप्त काल के अंदर भी इसका निर्माण का विकास बहुत तेज़ी से हुआ था, क्योंकि दोस्तों उस समय में जन सामान्य लोगों ने इसको जो है धार्मिक भावनाओं के साथ जोड़ दिया था। यानी कि जो मूर्तियाँ थी वो एक धार्मिक भावनाओं के साथ अटैच हो गई थी, जुड़ गई थी, क्योंकि उस समय जो लोग हैं बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, जैन धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे, और लोगों ने उनकी आइडोल्स यानी कि मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करना शुरू कर दी थी। तो जो इसका विकास माना गया है वो कुषाण काल से शुरुआत मानी गई है, और उसके बाद इसका तेज़ी से जो विकास हुआ है वो गुप्त और गुप्तोत्तर काल में माना गया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो कुषाण जो कालीन जो शैलियाँ थी यानी कि कुषाण समय में दो तरीके की मूर्तिकला की शैलियों का विकास हुआ था। कौन कौन सी, तो मैं आपको बता दूं। एक हुआ था गांधार शैली का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है, और दूसरे हुआ था मथुरा शैली का। यानी कि दो कला शैलियाँ थीं मूर्तियों की जिनके अंदर जो विकास तेज़ी से हुआ था। देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर आप हम थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं क्या इनके अंदर भिन्नता थी। तो गांधार जो शैली है ये पूर्ण जो है विदेशी थी, यानी कि विदेशी प्रभाव से युक्त ये शैली थी, क्योंकि इसके अंदर जो है ललित शैली का प्रयोग किया गया, यानी कि सुंदरता और नग्नता का जो है विस्तार किया गया था। और इसके अंदर जो बुद्ध की जो मूर्ति बनाई जाती थी वो एकदम जो यूनानी देवता अपोलो के जैसे सेम टू सेम मिलती थी, इसलिए इसका जो गांधार शैली कहा गया है। दूसरी बात दोस्तों, जो इसका विषय वस्तु है वो क्या था, बिल्कुल यूनानी और रोम के बेस्ड पे था, यानी कि यूनान और रोम की बिल्कुल कॉपी ही माना गया है। और इसको जो है ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। दूसरी बात करें दोस्तों, मथुरा शैली। मथुरा शैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों जो है धर्मों का मेल मिक्स मिलता है, यानी कि तीनों धर्म के जो मूर्तियाँ कला थी इसी शैली के अंदर बनाई जाती थी। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि ये शुद्ध भारतीय शैली है, शुद्ध भारतीय शैली है, जो कि प्रथम शताब्दी से लेकर चतुर्थ शताब्दी तक यानी कि चौथी शताब्दी तक इसका शासन समय रहा है। शुद्ध भारतीय शैली का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर महात्मा बुद्ध जी की है, इसके अंदर जो इनको देवता स्वरूप यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे जो गंधार शैली है यहाँ पे एक अपोलो देवता है यूनान के, उनके स्वरूप रखा गया है। यानी कि इनकी जो कलाकृति यहाँ पे मथुरा शैली के अंदर तो सिंपल भारतीय है, जो कि एक आध्यात्मिक रूप में दिखाया गया है, और यहाँ पे जो कलाकृति है वो एक सौंदर्य रूप में के अंदर दर्शाया गया है। तो दोनों के अंदर यही अंतर पाया गया है, जो मूर्तिकला। तो दोस्तों, मूर्तिकला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है जो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर बहुत सारे राजवंश हुए हैं, यानी कि कुषाण काल से शुरू होकर मूर्तिकला हमें गुप्त काल में, मौर्य उत्तर काल में, सॉरी गुप्त उत्तर में, गुप्त काल में हमें मिलती रही हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो शुरुआती दौर है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मूर्तियाँ इसी समय में विकसित हुई, विकास इस समय में हुआ है, कुषाण काल में हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत हमें कुछ मूर्तियाँ हैं, छोटी मूर्तियाँ जो मिट्टी की बनी होती थी, हमें सिंधु सभ्यता से भी मिलने देखने को मिलती है। वहाँ पे गायों की जो मूर्ति हैं, या फिर आप मान लिए कोई नृत्यकी की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है, ऐसी जो आदि शिव की मूर्ति है, इस तरीके से मूर्तियाँ तो हमें सिंधु सभ्यता के काल से जो पा रही हैं, जिससे हमें की जानकारी के स्रोत बने हैं। लेकिन जो इसका विकास हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो कुषाण काल के अंदर ही माना गया है। चलिए दोस्तों, अगली चर्चा हम कर लेते हैं हमारे चित्रकला की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो बात करते हैं चित्रकला की। दोस्तों, चित्रकला जो है तत्कालीन जीवन के विषयों में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आप सभी जानते हैं कि चित्रकला इम्पोर्टेंट होती है। चित्रकला के जो सबसे प्राचीन अवशेष हमें कहाँ से मिले, भीम बेटिका, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित है, यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर ये है, एक गुफा है, वहाँ से हमें सबसे प्राचीन जो है अवशेष मिलते हैं भीम बेटिका के अंदर, क्योंकि ये नवपाषाण मध्यकाल पाषाण काल से रिलेटेड साइट है, क्योंकि वहाँ पे नवपाषाण काल के अंदर जो चित्रकला के जो हमें जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले, भीम बेटिका से ही मिलते हैं, जिसे हमें
भारत के बारे में जानने के जो है स्रोत के रूप में रखे गए हैं। उसके अलावा अजंता, बाघ, ऐसी जो मानवीय भावनाओं से की जो सुंदर अभिव्यक्ति है जो हमें, वो भी हमें मिलती है चित्रकला की। जो अजंता और एलोरा है, बाघ है, इनकी जो सभी जो चित्रकारियाँ मिलती हैं, ये जो गुप्त काल की हैं, ये सभी गुप्तकालीन हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मानी गई है। सबसे प्राचीन जो कलाकृति मानी गई है गुप्त काल के अंदर, जो अजंता की हैं, क्योंकि अजंता के अंदर बहुत से प्राचीन चित्र हमें देखने को मिलते हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं दोस्तों लिपियों की। लिपि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं क्योंकि लिपियों को द्वारा ही हमें सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलता है। क्योंकि आपको पता है कि जो लिखित स्वरूप होता है हमारा इतिहास का, जो लिखित स्वरूप है वो किस में मिला, हमें लिपियों के माध्यम से ही मिलता है। तो लिपियों के जो अध्ययन होता है, लिपियों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पैलियोग्राफी। यानी कि लिपियों का अध्ययन हमें क्या कहलाता है, पैलियोग्राफी कहलाता है। सबसे प्राचीन जो लिपि है भारत के अंदर वो हड़प्पा लिपि मानी गई है दोस्तों। आपको पता है वो अभी तक अपठित है, यानी कि उसको पढ़ा नहीं गया है। क्यों नहीं पढ़ा गया है, क्योंकि दोस्तों जो इसकी जो शैली है, यानी कि इसकी जो लिपि है वो कैसी है, भाव चित्र आत्मक है। उसके अंदर भाव चित्र बने हुए हैं। इसके अंदर आपको दो तरीके के चित्र सबसे ज़्यादा मिलेंगे। एक तो मिलेंगे मछली के चित्र और एक यू टाइप, इस तरीके का यू यू तरीके, ये दो चित्र हैं जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर मिलते हैं। तो इसके अंदर जो मूल चिन्ह है, यानी कि जो इसके चिन्ह है वो टोटल हैं 52, यानी कि 52 इसके अंदर मूल चिन्ह है और लगभग 250 से 400 जो है चित्र अक्षर इसके अंदर बने हुए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर मछली और यू आकार के जो चित्र सबसे ज़्यादा पाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे जो और विश्व लेवल पे हमने जो लिपियाँ जो मिलने को मिलती हैं वो मिलती है, ब्रह्म लिपि है, गोमूत्र लिपि का है और ओरोकल लिपि है। ओरोकल लिपि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हड्डियों पर जो है हमें मिली है, यानी कि हड्डियाँ होती थी, हड्डियों के ऊपर उनको उकेरा जाता था, कुछ शब्द लिखे जाते थे, इसलिए इनको ओरेकल लिपि कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारे जो पुरातात्विक स्रोत जो हो गए पूरे हो गए, यानी कि जिसके द्वारा हमने जो सभी यानी कि अभिलेखों को पढ़ा था, स्मारक भग्न अवशेषों को पढ़ा, सिक्के पढ़े और ये जो हमारे चित्रकला और लिपियाँ पढ़ी। इसके अलावा कुछ मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनके द्वारा भी हमें उपयुक्त जो है पुरातात्विक समृद्ध स्रोतों को हमने रखा गया है। उसके अलावा टीले, जो स्तूप होते हैं, विहार होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा भी हमें तत्कालीन राजवंशों की जो है तस्वीर जो है हमें मिलती है। यानी कि हमें इसके द्वारा भी जो भारतीय जो जानकारी प्राप्त होती है इतिहास की। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारे जो मूल महत्वपूर्ण जो धरोहर थे, यानी कि पुरातात्विक स्रोत थे जिसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, वो ये सभी थे। तो अगली वीडियो के अंदर हम अपनी चर्चा करेंगे ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में कि किस प्रकार से जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत हमें भारतीय जो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो दोस्तों